बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे जो हमारे पास है यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन बॉडी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में किस चीज़ को स्टडी किया था, हमने क्या पढ़ा था, मैकेनिज़्म पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो मैकेनिज़्म कंप्लीट करने के बाद जब हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस पढ़ी। इन सारी चीज़ों के बाद अब हम लास्ट पे आए हैं कि अब एनर्जी चूँकि रिलीज़ हो चुकी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद, अब आपके पास लास्ट आता है कि यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन बॉडी। अब जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान आपकी बॉडी में एनर्जी बन चुकी है, अब आप उसको डिफरेंट काम करने के लिए आपकी बॉडी उसको क्या करेगी, यूज़ करेगी। अब आपको पता है जो रेस्पिरेटरी एनर्जी आपकी बॉडी में वो किस फॉर्म में बन रही होती है, एटीपी। एटीपी क्या आती है आपके पास, अब साथ साथ आप पीछे से रिवाइज भी करते जाएंगे। एटीपी क्या है आपके पास, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। ये ह्यूमन की बॉडी में प्रोड्यूस होती है, प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस होती है, और हमेशा किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी एनर्जी, एटीपी। और ये एटीपी का जो प्रोसेस है आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इसी वजह से आप माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। एटीपी जो कि आपके पास क्या है, रेस्पिरेटरी एनर्जी है। रेस्पिरेटरी एनर्जी इसलिए कहा है क्योंकि ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान रिलीज होगी। इज़ यूज इन वेरियस वेज, इसको मल्टीपल्स वेज में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, ठीक है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी ने यूज़ करना है, आपकी बॉडी डिफरेंट पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी बॉडी की मूवमेंट करवानी है, आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होनी है, आपके मसल्स मूव करेंगे, उसके लिए भी आपकी बॉडी को एनर्जी की नीड है, यानी कि उसके लिए भी आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास पॉइंट क्या आ जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। आपको पता है आपकी पूरी जो बॉडी है उसके ऊपर मसल्स ही मसल्स हैं, ठीक है। अब ये आप फॉर एग्जांपल आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, लोकोमोशन के लिए भी आपको क्या ज़रूरत है, एटीपी की ज़रूरत है, आपको एनर्जी की ज़रूरत है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। एक मॉलिक्यूल, आपके जो एक बॉडी का सेल है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है लेकिन वाटर की कंसनट्रेशन कम है। अब क्या होगा कि जिस सेल में वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है उससे आपका जो वाटर है वो मूव आउट कर जाएगा उस सेल में जहाँ पर कंसनट्रेशन कम है, ठीक है। तो अब ये किसके थ्रू होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है उसको क्या रिक्वायर है, एनर्जी। अब एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी आपकी बॉडी को, एटीपी, और वो एटीपी कहाँ से मिलेगी, आपके फूड से मिलेगी। उसके बाद थर्ड आपके पास है सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। क्या आपके पास है, सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स आपके पास क्या है, ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स में आप लोगों को पता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और मैक्रो भी। फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, आपने विटामिन इस चैप्टर में पढ़ा है, आपने लिपिड्स पढ़े हैं, आपने ग्लाइकोप्रोटीन्स भी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब ये जो सारे चीज़ें थी ये क्या है आपके पास, बायोमॉलिक्यूल है। जिंक आपकी बॉडी को रिक्वायर है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। तो ये सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनको आप लोग क्या बोलोगे, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए फॉर एग्जांपल आपको पता है आपकी जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन आपको कैसे मिलती है, किसके थ्रू मिलती है आपको, आपके राइबोसोम के थ्रू, ठीक है। राइबोसोम की अब आगे से जो फॉर्मेशन होनी है वो किसके थ्रू होगी, राइबोसोम की फॉर्मेशन बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपके पास रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड माइटोसिस। डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, रेप्लिकेशन वर्ड यूज़ किया जाता है डिवीजन के लिए, ठीक है। आपका जो डीएनए है उसने रेप्लिकेट करना है, उसने डिवाइड करना है, उसने कॉपी बनानी है, या आपके सेल में होना है माइटोसिस का प्रोसेस, यानी कि सेल डिवीजन का प्रोसेस। उसके लिए भी आपको क्या ज़रूरत है, एनर्जी की प्रोडक्शन की ज़रूरत है, और वो आपके पास एटीपी की फॉर्म में रिलीज होगी और वो भी आपको फूड से ही मिलेगी, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ हो रही होती है, मियोसिस के थ्रू, एंड माइटोसिस मतलब क्या है, सेल डिवीजन। पॉइंट नंबर 5 इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। यानी कि आपका जो फंक्शन है
यानी कि आपका जो मैसेज है, आपके किसी भी काम करने का मैसेज जो आपके ब्रेन तक पहुंचता है ताकि आप लोग रिस्पॉन्स कर सको, वो किसके थ्रू होता है? नर्व इम्पल्स। और ये नर्व इम्पल्स पास आउट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो आपके रिसेप्टर सेल से आपके ब्रेन सेल में जाते हैं और दोबारा आपके इफेक्टर सेल्स पे आने के बाद रिस्पॉन्स शो करते हैं। उसके लिए भी आपके बॉडी को क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी की नीड होती है। पॉइंट नंबर 6 इज मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस के लिए भी आपको क्या ज़रूरत है? आपको एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको पता है कैसे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने की। आप लोगों ने पढ़ा है आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है यानी वाटर की कंसंट्रेशन भी बैलेंस कौन करवाता है आपकी बॉडी में? ठीक है, वो भी आपने पढ़ा था जब एटीपी और NADPH वगैरह रिलीज़ हो रहे थे। उस दौरान क्या हो रहा था? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जो कि एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, जो कि एक आयन की फॉर्म में सेपरेट हो चुका था, उसके साथ मिलके वाटर बना रहा था। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों के बॉडी के काफ़ी सारे जो सिस्टम्स हैं उनको मेंटेन रखने वाला कौन होता है? ATP की प्रोडक्शन। उसके बाद देखिए, लास्ट पॉइंट है आपके पास ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम बॉडी। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यूरिन की बात करें तो यूरिन जो है अगर आप लोगों की बॉडी के अंदर ही रहता है, या फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पानी कम पीते हैं तो आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी आपकी बॉडी को नीड नहीं है, जो आपके वेस्ट मटेरियल जिनको यूरिन के थ्रू जिन्होंने आपकी बॉडी से रिलीज़ होना था वो नहीं होते, तो वो क्या होते हैं? एक क्रिस्टल लाइक सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। यूरिक एसिड जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और स्टोन लाइक शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो वो क्या बन जाएगा? किडनी स्टोन बन जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। तो यानी कि टॉक्सिन्स जितने भी हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जो आपके लिए पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, उनकी ब्रेक डाउन करवाता है और उनकी एलिमिनेशन यानी आपकी बॉडी से उनको रिलीज़ करवा देता है। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक का मतलब भी हम लोगों ने पढ़ा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक का हम लोगों ने पढ़ा था इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, मीन्स यस, एंड एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंस होती है उसकी, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? नो। सेकंड आपके पास नंबर ऑफ ATP एज अ नेट प्रॉफिट। अब जो ATP की प्रोडक्शन जिसमें आपको नेट प्रॉफिट मिलता है, टोटल ATP जो है वो आपके पास 36 है और जो उसका प्रॉफिट है वो कितना है? 2। ठीक है, ये आपने याद रखना MCQs के लिए भी। नंबर ऑफ जो ATP है वो यानी कि 38 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होती हैं, 36 जो है आपकी बॉडी यूज़ करती है और 2% जो आपकी एनर्जी होती है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। उसके बाद आपके पास है फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट्स के रिजल्ट में, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन ली है, ठीक है, वो आपके फूड के साथ रिएक्ट करके आपकी बॉडी से जो चीज़ निकालेगी, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस रिजल्ट में आपके पास जो बाई प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो आपका रिलीज़ होने वाला सब्सटेंस है। ठीक है, अब देखें फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा एरोबिक और एनारोबिक में? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये एरोबिक में निकल रहा है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जबकि एनारोबिक में क्या बनेगा? आपने 2 टाइप पढ़ी थी ना, तो वो कौन कौन सी थी? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन थी, ठीक है, ऐसी था, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो उसी के रिजल्ट में आपके पास 2 चीज़ें बन रही हैं, लैक्टिक एसिड एंड एथेनॉल। और जो कॉमन चीज़ आपके पास आ रही है वो क्या है? यहाँ पर भी देखिए आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर भी देखिए आप लोगों के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कॉमन प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि फाइनल प्रोडक्ट आपके पास, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट से क्या मुराद है? आपका बाई प्रोडक्ट, यानी कि वेस्ट मटेरियल की बात की जा रही है। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम लोग देखते हैं अकरेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पर चलता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है,
एरोबिक रेस्पिरेशन पहले साइटोप्लाज्म में होती है, उसके बाद कहाँ पर मूव कर जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि जो एनारोबिक का रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके पास बैक्टीरियाज होते हैं, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उनका जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। उसके बाद है आपके पास लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन मेजर सोर्स है एनर्जी का फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपके पास प्लांट्स हैं, आपके पास एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज क्या करती हैं, इनका जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि हम लोगों की नीड क्या है, इनहेलेशन के लिए हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। दूसरी तरफ अगर हम लोग एनारोबिक की रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास जो बैक्टीरियाज हैं, आर्की हैं, आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ये सब क्या है, एनएरोब्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इनका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि बहुत स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन इनको चाहिए होती है। इतनी स्मॉल अमाउंट होती है कि उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नज़रअंदाज करने के काबिल। सोर्स ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट इज़ एथेनॉल एंड चीज़, ठीक है। जो आप लोगों के लिए बाय प्रोडक्ट जो रिलीज़ होता है, जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, वो क्या है, आपके पास एथेनॉल है एंड चीज़ है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज आगे से हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब हम लोगों ने ज़रा गौर से स्टूडेंट्स इसको देख लेना है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हमारे पास इधर क्लियर हो जाएगा। टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, सबसे पहले आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। हमने मेटाबॉलिज्म के 2 प्रोसेस पढ़े थे, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन की। तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी, यानी कि ये आपको फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में आपको फूड मिलता है और उसी फूड से रेस्पिरेशन के दौरान आपको क्या मिल जाती है, एटीपी मिल जाती है, ठीक है। प्लांट को तो एज इट इज़ खाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ पता है कि प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। इनके अंदर क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है। उसके बाद आप लोग बात करते हैं एल्गाए की, ठीक है, या एल्गा आप लोग कहते हैं इसको। अब ये एल्गा क्या होते हैं, ये ग्रीन कलर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ग्रीन कलर के हैं, इसका मतलब क्या है, इनमें फोटोसिंथेसिस होते हैं। उसके बाद आपको क्या बताया हुआ, सम बैक्टीरियाज। और कैसे बैक्टीरियाज, ये सम स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज है, बहुत फ्यू टाइप्स के, ठीक है। सारे बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का फंक्शन नहीं होता, बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। बट जो स्पेशल टाइप के हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सियानो बैक्टीरियाज हैं, वो स्पेशल टाइप के क्योंकि वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना पूरा कर लेते हैं। जबकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हर ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हों, ठीक है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो। जबकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो आपको पता है एनिमल्स में भी नहीं होता। आपके पास जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर किसी किस्म का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद साइट ऑफ अकरेंस की अगर हम लोग बात करें कि किस जगह पे होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो आपको पता है क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपके पास क्लोरोफिल, और इसी ने प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना है। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड टॉपिक की बात करें, इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद वो मूव कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि आपको पता है साइटोप्लाज्म तक ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है, पायरुविक एसिड लेकर। फिर टाइम ऑफ ऑकरेंस क्या है, आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है आपको पता है लाइट की प्रेजेंस के अंदर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डे टाइम में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जबकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो ऑल टाइम रहता है, क्योंकि स्टॉप ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब सांस आप लोग लेते रहते हो, आपकी बॉडी को हर वक्त एनर्जी की नीड्स चाहिए होती है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आपके पास है छोटा सा चार्ट जिसके अंदर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा जितना भी आप लोगों ने सारा स्टेप पढ़ा था मैकेनिज्म का, वो आपको यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा।
सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस हम लोग देखेंगे, जिसमें आपके पास ग्लूकोज था जो कि 3 कार्बन कंपाउंड यानी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। इस दौरान एडीपी से आपके पास एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। यही 2 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करने के लिए एसिटाइल को एंजाइम के साथ आपकी क्या चलेगी, क्रेब्स साइकिल। सेकंड स्टेप क्या था, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के दौरान भी आपके पास बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इस दौरान आपके पास क्या बनेगा, एटीपी और एनएडी। ठीक है, देखें 2 NADH से 4 ATP के मॉलिक्यूल, 2 NADH से फिर आपके पास 6 ATP के मॉलिक्यूल्स, और नेक्स्ट आपके पास क्रेब्स साइकिल से भी आपको 6 NADH के और 2 FADH के मॉलिक्यूल्स अब यहाँ पर लास्ट प्रोसेस में। और इस दौरान यानी कि आपके पास देखें 2 यहाँ पर रिलीज हो जाएगी, फिर 6 NADH के दौरान 18 ATP के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, FADH2 के दौरान भी 4, और इस तरह से टोटल एनर्जी आपके पास क्या बनेगी, 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बन जाएगी। और यहाँ पर ये आपके पास क्या है, आपका प्रॉफिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, आपके पास 2 एटीपी के मॉलिक्यूल नेट प्रॉफिट होगा आपका। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।